हमारे पहले एक्सपर्ट संजीव चोपड़ा अंकल जी दिल्ली से हैं। राइट, बाय प्रोफेशन वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहे। फिर उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया। इसरो में वो सीनियर साइंटिस्ट के रूप में वहाँ रहे, पदस्थ रहे। फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया टेलीकम्युनिकेशन के साथ। पर इतना कुछ करने के बाद भी उनकी एक चाहत थी। वो चाहत ऐसी थी कि उनको शुरू से ही ऐसा लगता था कि धन ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी जिंदगी में कुछ है। तो उन्होंने संबंध को प्राथमिकता दी, संबंध की उपयोगिता को समझा और अपने घर से ही शुरुआत करते हुए अपने से ऊपर की पीढ़ी, अपने की नीचे पीढ़ी और अपनी धर्मपत्नी जी के साथ एक सुखद पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए आज हमारे समक्ष हैं। और जैसा कि अभी कुछ समय पहले एक शिविर में अंकल जी आए थे, तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनके घर, जैसे कि आजकल हम देखते हैं हमारे घरों में अलग अलग रूम में अलग अलग टीवी, एलईडी, ये सब सबका पर्सनली होता है। पर अंकल जी के यहाँ सबके रूम में एक एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर रखा होता है, जिसमें वे संबंधों से संबंधित और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातों की चर्चा करते हैं। तो जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं दीपिका दीदी जी। दीपिका दीदी जी सरदार शहर में समाज शास्त्र की शिक्षिका हैं। तो पिछले 4 साल से सरदार शहर में हैं। बेसिकली वे कोलकाता से हैं और वे मुद्दे उठाएंगे संबंध को लेकर, और उनका दूसरा मुद्दा होगा स्त्री पुरुष संबंध की समानता पर वे अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं अंकित भैया जी। बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रहे, अभी भी हैं। वो शिक्षा और पर्यावरण पे काफी काम किया इन्होंने, युवाओं के साथ इन्होंने काफी काम किया। 2006 से ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शुरुआत कर चुके हैं। दिल्ली में एक सेल चल रहा है हैप्पीनेस करिकुलम। तो पिछले 3 साल से अंकित भैया, संजीव अंकल जी उस पर काम कर रहे हैं। और अंकित भैया हापुड़ में मानव तीर्थ से भी जुड़े हुए हैं। हापुड़ से, मानव तीर्थ से वहाँ जो शिविर होते हैं, वहाँ जो भी कार्यक्रम देश पे चल रहे हैं, अंकित भैया पूरी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत के रूप में। इनका विषय रहेगा आज का संबंधों में पहचान का मुद्दा और व्यक्तिवाद, और इनका दूसरा मुद्दा रहेगा साथी और विवाह। जैसे कि साथी और विवाह का मतलब, जैसे ही हम युवावस्था में आते हैं तो हमको एक ऐसे जीवन साथी की तलाश होती है जो हमारी बातों को समझ सके, हमारी फीलिंग्स को समझ सके, और जिनके साथ हम एक सुखद वैवाहिक जीवन या फिर बोल सकते हैं सुखद जीवन हम उनके साथ बिता सकें। तो क्या अगर हमको ऐसा साथी मिल जाता है तो क्या उसके साथ विवाह करना जरूरी है? ये विवाह नाम का टैग क्या सुखद जीवन बिताने के लिए जरूरी है? ऐसे गहन मुद्दों पे अंकित भैया हमसे चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ दीपिका दीदी जी को कि वे आए और अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। दीपिका दीदी जी। अच्छा, मुझे एक बात, जब मैं छोटी थी और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे एक बात बहुत ध्यान में आई कि संबंध क्यों, क्या जरूरत है इन संबंधों का हमारे जीवन में? संबंध नहीं भी तो हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक समाज में या एक परिवार में पैदा होते ही हमें कुछ संबंध ऑटोमेटिक मिल जाते हैं रेडीमेड, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं या खून के संबंध होते हैं, वो हम पे ऐसे ही बोल दिया जाता है कि ये आपके चाचा हैं, ये आपकी मामी हैं। तो इन संबंधों का क्या जरूरत है? ऐसे युवावस्था में जब युवा हो रही थी तो मुझे तो संबंधों में बहुत अजीब सा फील होता था कि अरे यार ये करूं, मम्मी अभी मना करेगी, ये करने नहीं देगी, पापा ये नहीं करने देंगे, ये उस तरह मना करेगा। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्या संबंध मतलब सिर्फ बंदिश या फिर संबंध मतलब स्वतंत्रता भी? हम संबंध से क्या अपेक्षा करते हैं कि हमें खुला छोड़ दिया जाए, हम पे कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई दबाव ना हो,
और सिर्फ हम संबंधों से क्या अपेक्षा है हमारी, सिर्फ लेना, क्या लेना। अगर पापा आईफोन दिला देते हैं तो वो अच्छे पापा हैं, या मम्मी हमारे पसंद का खाना रोज हमें बना के खिलाती है तो क्या वही सिर्फ अच्छी मम्मी है, या फिर चाचा चाची, ताया ताई या फिर नाना नानी हमें गिफ्ट्स देते हैं, क्या सिर्फ वही संबंध, हम संबंधों को सिर्फ क्या उसी से जानते हैं? क्या संबंध में भाव भी कुछ मतलब रखता है? संबंध में क्या सम्मान भी कुछ मतलब रखता है? अगर सुबह उठ के अगर आपको प्यार से कोई बोलता है कि गुड मॉर्निंग या फिर कैसे हो बेटा जी, तो क्या ये भी संबंधों से आता है? ये भी हमें चाहिए, या फिर संबंध से हम चीज़ों को केंद्रित करके हम सोचते हैं? और संबंधों को हम कितना समझते हैं, कितना हम जानते हैं कि संबंध क्या है? संबंध, जैसे मेरे साथ आपका भी एक संबंध है, उसको आप क्या नाम दे सकते हैं? उस संबंध में हम क्या संबंध को पूरक कैसे बना सकते हैं? सिर्फ मैं यहाँ से आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, क्या यही संबंध है हमारे बीच? संबंधों को पहचानने की क्या कसौटी हम अपनी जिंदगी में खड़ा उतारेंगे कि हाँ, संबंध इससे पहचाना जा सकता है, या संबंध इसे कहते हैं? इस मुद्दे पे थोड़ी सोचने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है कि हमें संबंधों से बहुत सारी ग्लानि है। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये संबंध कुछ नहीं दिया, मम्मी पापा ने अगर ऐसे कर दिया होता तो अच्छा होता, दोस्त अगर ऐसे होते तो और अच्छा होता। तो क्या हम जिंदगी के उस पड़ाव में अभी नहीं आ गए हैं कि जहां हम संबंधों को एक पूरक रूप से देखने की चेष्टा कर सकें, या फिर संबंधों को हम बना सकें? हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा संबंध दे रहे हैं? जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं अपनी बड़ी बहन से। मुझे लगता है कि वो अगर थोड़ा ऑथोरिटेटिव रहती तो आज मेरे अंदर बहुत से ऐसे संस्कार होते जो मेरे अंदर नहीं है, ये मैं मानती हूँ। तो क्या मैं अपने से छोटों को वो संस्कार देने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है? क्या हम सबके अंदर वो काबिलियत है कि हम जो हमसे छोटे हैं या जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको हम इस तरह से दे सके ताकि उनको संबंधों से कोई शिकायत ना हो? मेरी दीदी का एक छोटा सा बेटा है, 5 साल का हुआ है अभी, उसके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, लेकिन वो भी मुझसे आए दिन ये कहता है, अरे मासी ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, आप दूसरे तरीके से कर सकती थी, आपने मुझे इस टाइम पे ऐसे नहीं बोला। तो मैं भी तो उस संबंधों पे खरी नहीं उतर पा रही हूँ, मुझ में भी तो कमी है। तो क्या इन कमियों को हम किसी तरह पूरा कर सकते हैं? क्या हम संबंधों को इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये जो हमसे जो छोटे हैं वो हमें अपने संबंधों से उनको कोई ग्लानि ना हो? दूसरी बात, हमें तो अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से बहुत शिकायतें रहती हैं। क्या हमारे माँ बाप को हमसे कोई शिकायत नहीं? क्या हमारे रिश्तेदारों को हमसे शिकायत नहीं? अक्सर मेरे साथ जो होता है, मैं अक्सर अपने रिश्तेदार जब आते हैं तो मैं कन्नी काटती हूँ। मैं सोचती हूँ यार इधर से निकला जाए, इधर से, क्योंकि उनके साथ बैठ के और बात करने लायक मुद्दा जिंदगी में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मुझे खुद में इतनी कमी महसूस होती है कि मैं क्या 1 घंटे उनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकती हूँ? ऐसी भी क्या व्यस्तता है मेरे जीवन में? ऐसी कोई व्यस्तता नहीं है, व्यस्तता का तो बहाना है। बात यह है कि मैंने अपने रिश्तों को सही ढंग से, सही तरीके से कभी समझा ही नहीं। अपनी बुआ से, अपने चाचा से क्या बात करनी है, यही हम नहीं सोच पाते। हम मोबाइल फोन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दोस्तों से 1000 टेक्स्ट मैसेज शेयर करते हैं, घंटों घंटों बात कर लेते हैं, लेकिन क्यों हम अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधियों के साथ या फिर दोस्त जब मिलते हैं तब भी हम उनसे ये बातें नहीं कर पाते हैं? ये फोन आने के पहले क्या हमारे संबंध ऐसे ही थे? क्या हम संबंधों को इसी तरह समझते आए हैं? या अगर सोचिए हमारे माँ बाप भी फोन पे लगे रहते तो हम क्या हमारे माँ बाप के साथ जो संबंध है उसको ऐसे स्थापित कर पाते? यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है रुचि का। जो युवा होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरी रुचि जिससे मिल जाए, मुझे भी लगता है
तो उसके साथ तो मैं घंटों बिता लूँ। जैसे कोई भी है मेरा फ्रेंड जो क्रिकेट देखना पसंद करता है, तो उसके साथ बैठ के तो घंटों क्रिकेट देख सकते हैं, क्रिकेट पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या ऐसी कोई विषय वस्तु जीवन में शेष नहीं बची है, या फिर हम उस दिशा में क्या नहीं चल रहे हैं कि वो रुचि हम पैदा कर सकें हमारे अंदर, कि हम किसी के साथ भी बैठ के घंटों किसी मुद्दे पे बात कर सकें। हमारा सोच क्या इतना खोखला है, या फिर हमारी क्या सोच इतनी सीमित हो चुकी है कि हम कुछ मुद्दों पे बात नहीं कर पाते। उसको भी चाउमीन खाना पसंद है, चल एक साथ चाउमीन खा के आते हैं। मूवी देखना पसंद है, इस तरीके की एडवेंचर देखना पसंद है, चल एडवेंचर करके आते हैं। लेकिन जीवन में जो है कि रुचि जो है दिन पर दिन चेंज होती रहती है। आज 10 साल पहले मेरी जो रुचि थी, अब वो मेरी रुचि नहीं रही। तो क्या करें, हम संबंधों को चेंज करते रहें। मान लीजिए कि कल को मैंने रुचि के अनुसार किसी को चूज किया और उसके साथ अपना जीवन यापन करने के लिए मैंने स्टेप उठाया। 5 साल बाद मेरी रुचि चेंज हो गई। अब क्या होगा? लड़ाई। हम लड़ेंगे कि पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ऐसा क्यों हो गया, 5 साल पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। ये आज के युवा में ये चीज़ होती है। हम जब एक रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर एक रिलेशनशिप को चूज करते हैं, चाहे वो ऑपोजिट सेक्स के लिए हो या फिर सेम सेक्स के लिए, फ्रेंडशिप के लिए हो, हम रुचि के आधार पर ग्रुप तो बना लेते हैं। रुचि के आधार पर हम जीवन का महत्वपूर्ण डिसीजन, संबंधों को बनाना, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ में। उसको हम एक छोटी सी चीज पे केंद्रित कर देते हैं, रुचि, जो कि हम सबको पता है कि रुचि जो है वो चेंज हो सकती है। रुचि इन्फ्लुएंस हो सकती है, किसी और के बातों से कोई इंस्पायर कर सकता है, तो हमारी रुचि तो चेंज हो सकती है। तो क्या हम क्या करेंगे? हर 5 साल, हर 2 साल पे अपने संबंधों को बदलते रहेंगे? तो संबंधों का आधार क्या होना चाहिए? संबंधों को बनाने का या फिर संबंधों को संजो के रखने का आधार हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? ये एक सोचने का विषय है। दूसरा विषय जो मुझे आजकल बहुत मिसिंग लगता है कि हम श्रेष्ठता का सम्मान नहीं करते। हमारा कोई फ्रेंड है या फिर हमारे घर का कोई मेंबर है, वो उसमें कुछ अच्छा है, सब व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, लेकिन हम कमियों पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये ऐसे नहीं है, वो वैसे नहीं है। तो हम कमियों पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि उनके अंदर की जो श्रेष्ठता रहती है उसका सम्मान हमसे नहीं होता। तो क्या ये सही है? क्या हम संबंधों में श्रेष्ठता का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो क्या वो संबंध पूरक के रूप में हमारे जीवन में रहेंगे? जीवन भर एक संबंध को साथ रखना, इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? क्या क्राइटेरियाज हो सकती हैं एक संबंध को समझने की, एक संबंध को जानने की? ये एक सोचने का विषय है। दूसरी चीज़ जिस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ कि संबंध जो चीज़ है वो आजकल हमारे को ऐसा लगता है कि फिजिकली अगर हम क्लोज रहें तो वो संबंध जो है ना वो पुख्ता रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी फ्रेंड है, अरे वो तो दूर चला गया, बैंगलोर में बैठा है, उससे क्या रिश्ता हो गया, पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो क्या दूरियां बढ़ने से, क्या दूरी अगर बढ़ जाए, डिस्टेंस बढ़ जाए, तो क्या हमारे बीच के जो संपर्क हैं, जो संबंध है, वो खत्म हो जाएंगे? क्या एक समय जो हमारा बहुत अच्छा मित्र था, क्या सिर्फ वो कहीं से और जगह सेटल हो गया या उसके जीवन में कुछ और प्रायोरिटीज आ गई तो हमारे जीवन से उसका महत्व कम हो जाना चाहिए? तो हम किस आधार पर संबंधों को बना रहे हैं? क्या हम इस आधार पर संबंधों को बना रहे हैं कि वो पास रहेगा तो हम उस चीज पे रहेंगे, अगर वो दूर चला जाएगा तो हमारा संबंध जो है वो स्थूल हो जाएगा, कम हो जाएगा? या फिर क्या हम ये सोचते हैं कि धन एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के युवा में? ये है कि स्टेटस, हमारे स्टेटस का आदमी है ना, हम उसके साथ बहुत संबंध बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई रिश्तेदार है, वो बहुत कुछ जानता भले ही हो, लेकिन वो किसान है या फिर वो ऐसा कोई काम करता है जिसका सामाजिक तौर पे स्टेटस नहीं है,
मेरे हिसाब से हर व्यक्ति जो भी काम करता है उसका अलग ही सम्मान है, उसकी अलग ही दर्जा है, लेकिन हम कैसे करते हैं? स्टेटस के आधार का संपर्क ना हो, लेकिन हम सोचते हैं एक बार घूम आते हैं, कुछ ना कुछ गर्मी में एसी में तो रहने को मिलेगा। तो क्या हम इतनी छोटी छोटी चीजें जो जीवन में मायने नहीं रखती उस पर क्या हमने संबंधों का आधार स्थिर किया है? तो संबंधों का आधार क्या है, इस चीज पे सोचने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी वो है स्त्री पुरुष समानता। आजकल एक वर्ड बहुत आया है नारीवाद, तो फेमिनिज्म। क्या है ये फेमिनिज्म, या फिर क्या स्त्री पुरुष समान है? और समान है तो कैसे? आज मेरा कोई भाई है, वो 10 किलो वजन उठा के कहीं रख सकता है और मैं नहीं रख सकती, तो क्या मैं समान नहीं हूँ? समान किस क्षेत्र में हम समान को देखते हैं, किस तरह हम समान को मापते हैं? क्या समान चाहिए, हम समान होना चाहते हैं, या हमें सम्मान चाहिए? इस चीज पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि समानता मतलब क्या, कि जो लड़का कर पाए वो लड़की भी कर पाए तभी हम समान हैं, अथवा नहीं? क्या हमारी जो प्रायोरिटीज हैं और एक लड़के की प्रायोरिटीज हैं वो अगर एक हैं तभी क्या हम समान हैं? क्या हम जीन्स पहन के, शर्ट पहन के अगर रात को घूम सकते हैं और लड़के भी घूम सकते हैं तभी क्या हम समान हैं? ये समान शब्द का अर्थ क्या है जिंदगी में? समान होना क्या सिर्फ बराबरी करना है, कंपटीशन करना है? आजकल समाज में बहुत देखा जाता है कि जो नारी घर पे रहती है, जिनको हम होम मेकर बोलते हैं या हाउसवाइफ बोलते हैं, उनको ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि दैट शी इज नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, वो इकोनॉमिकली किसी पे डिपेंडेंट है बोल के वो समान नहीं है। आज हम में ये होड़ है कि लड़के कमाते हैं तो मैं भी कमाऊंगा या कमाऊंगी। लड़के सोचते हैं कि लड़की अगर 10,000 कमा रही है तो मेरे को 20,000 रुपए कमाने हैं। शादी में आजकल मापदंड हो गया है कि अगर लड़की लड़के से ज्यादा कमाती है तो शादी में ये डिसएडवांटेज है, होती ही नहीं है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? अपने आप को किस आधार पे श्रेष्ठ बना रहे हैं? हम पैसों के आधार पे, कमाने के आधार पे, लिविंग स्टाइल के आधार पे? क्यों हम में ये कंपटीशन है? क्या हम अपने जो रोल्स है सोसाइटी में, हमें जो सोसाइटी ने जो रोल क्रिएट किए हैं या फिर प्रकृति ने जो रोल क्रिएट किए हैं, क्या हम उसको भली भांति पहचानते हैं? क्या हम जानते हैं कि समान होने का अर्थ क्या है और इस समानता को हम कैसे ला सकते हैं? ये चीज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और 2-4 चीजें जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें एक दूसरे से अपेक्षा क्या है, हम व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस वी हैव फ्रॉम ईच अदर। क्या एक्सपेक्टेशंस है? एक पुरुष से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, एक नारी से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या वो इक्वल एक्सपेक्टेशंस जब होंगी तभी हम समान होंगे, या एक्सपेक्टेशंस अलग होके भी हम समान हो सकते हैं? समानता का जो बिंदु है या फिर जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए? इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत खलती है पर्सनली, कि हम अगर जो पुरुष हैं वो सुपीरियर है ऐसा हम नहीं कह सकते, या जो महिला है वो इंफीरियर है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो किस मापदंड पे पुरुष अपने आप को सुपीरियर समझता है या जो नारी है वो सुपीरियरिटी के रेस में दौड़ना चाहती है? इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि सम्मान और समान इन दोनों में से हमें क्या चाहिए, सम्मान देने की क्या क्राइटेरियाज होंगी, कैसे हम दे सकते हैं, और नारी और पुरुष अगर ये भिन्न हैं, अगर ये अलग हैं, तो भी इनमें समानता का जो बैलेंस है वो हम कैसे ला सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। हमारे दूसरे प्रेजेंटेटर के रूप में संजीव अंकल जी हैं, तो मैं माइक उनको देना चाहूँगा। संजीव अंकल जी। थैंक यू विकास एंड थैंक यू दीपिका, बड़े अच्छे से आपने रखी सारी बात शुरू में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ पहले थोड़ी सी स्पष्ट कर लें आपस में
कल जब परिचय हो रहे थे और शुरू में सेशन कैसे चलेगा इसके बारे में बात हो रही, तो अंकित भाई ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी कि ट्रेन यात्रा की, कि ट्रेन में बैठे थे। किस किस को वो स्टोरी याद है? तो काफी ऐसा भैया, एक तो ऐसा देखेंगे कि जब मैं सवाल पूछूंगा तो अगर हो सके तो कैमरा घुमा के देख भी लें, जो कैमरा ऑपरेटर अगर कन्वीनियंट, अगर नहीं है तो रहने देंगे। तो रिस्पॉन्सेज जब आएंगे बीच बीच में ऐसे सवाल रहेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो अंकित भाई ने कहानी सुनाई थी कि ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन मतलब जा नहीं रहे थे, कहानी में कोई पात्र था, तो सीट पे बैठे हैं, कोई आता है भैया थोड़ा एडजस्ट कर लो, फिर कोई और आता है वो कहता है थोड़ा और एडजस्ट कर लो, तो फाइनली शायद जो पहले बैठा हुआ था वो खड़ा ही हो गया एडजस्ट करते करते, और बाकी लोग बैठ गए। हम सब परिवारों में और संबंधों में जी रहे हैं, तो एक सबसे बुनियादी सवाल यह है कि हम जब परिवारों में और संबंधों में जी रहे हैं तो हम भी क्या एडजस्ट कर रहे हैं या मजे से जी रहे हैं? ये सवाल जो है इसको हम अपने में जितना टटोल के, जितनी स्पष्टता के साथ में, जितना ईमानदारी के साथ में इसका जवाब निकलेगा, उससे हमारी आगे वाली यात्रा में काफी मदद मिलेगी। तो काफी जगह पे शायद ऐसा भी हो सकता है कि मजे से ही जी रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब संबंधों में मधुरता है, किसी तरह का मनमुटाव, किसी तरह का शिकायत ना शिकायत का भाव है, तो बहुत अच्छी बात है। और जब कभी लगे, अगर ऐसा कहीं कहीं से जवाब आए कि भैया जिस मधुरता की मैं उम्मीद करता था जीते हुए, जिस अच्छे से मैं चाहता था कि परिवार में जिया जाए, किसी कारणवश पूरी चाहना के बावजूद भी वैसा जीना हो नहीं पा रहा है, तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं ये इस दायरे में बात कर रहे हैं कि जब वो होना नहीं हो पा रहा है और चाहना बनी रहती है तो करना क्या है। तो हमारी सारी की सारी बात जो है इस दायरे में है कि वो जो एडजस्टमेंट वाला काम है ना, हमारे को कई बार हमारे बड़े भी कह देते हैं कि बेटा ये तो एडजस्ट कर ले, बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो एडजस्ट करके मजा आता नहीं, और हम तो मजे से जीना चाहते हैं। तो एडजस्ट ना करें, लेकिन एडजस्ट ना करें तो क्या मनमानी करें? तो मनमानी वाला मॉडल भी नहीं चलता और एडजस्टमेंट वाला भी स्वीकार नहीं है। और इन दोनों के अलावा क्या करें, ये काफी बारी ऐसा लगता है कि कहीं पे पता नहीं चलता कि क्या करना है। तो हम जो पूरे के पूरे इस कंटेंट की, इस दर्शन की बात कर रहे हैं, इन चीजों की तरफ इशारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाले कुछ मूल बिंदु बने हैं हमारी जिंदगी में, जिनका कई बार हमें ऐसा लगता है कि जवाब नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको बुनियादी तौर पे ऐसे देखता हूँ कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जैसे हमारी बेटियां पैदा हुई, बड़ी बेटियां फिर छोटी बेटियां, तो मैं शुरू से काफी ज्यादा सोशल किस्म का सामाजिक व्यक्ति नहीं था, तो मेरे अपने बच्चे जब तक नहीं हुए मैंने ज्यादा बच्चों के साथ में खेला नहीं, लेकिन जब अपने बच्चे हुए तो तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे परंपरा में बात की जाती है कि माँ की ममता और एक मातृत्व होता है, तो मुझे पिता बनते ही ऐसा लगा कि कुछ पिता का भी होता है, जिसके लिए कुछ शब्द शायद बना नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी होता है वो मेरे अंदर हुआ। तो मैंने जो उसके बाद में देखा अपने बच्चों के बड़े होने के प्रोसेस में, उनकी अपब्रिंगिंग में, छोटा बच्चा होता है उसमें शुरू में तो कुछ भी नहीं कर पाता, अपनी गर्दन भी नहीं टिकती उसकी, चलना फिरना सीखता है धीरे धीरे, माँ बाप घर के और बड़े रहते हैं, वो उसकी इतनी सहयोग करते हैं और धीरे धीरे करके बच्चा अपने शरीर को संभालने लायक होता है, और फिर उसके बाद में उसकी एक 15-20 साल की पढ़ाई की जर्नी होती है और फिर वो कहीं पे स्वावलंबन की स्थिति में पहुंचता है। तो परिवार में इतने विश्वास की सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड नींव रखी होती है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसको पूरा विश्वास रहता है कि ये घर के बड़े, मेरे मम्मी पापा और जो दूसरे लोग हैं, ये मेरा पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, मुझे किसी तरह से कोई चोट ना लगे, मुझे किसी तरह से कुछ तकलीफ ना हो, इस चीज का ये पूरा ध्यान रखते हैं।
ऐसा कैसे होता है कि यही बच्चा जब 25 साल का हो जाता है, जब इसकी शादी हो जाती है और उसके मम्मी पापा वही रहते हैं, घर के बाकी भी वही रहते हैं और शायद उसके अपने भाई बहन भी वही रहते हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ में जो इतनी मजबूत नींव, इतने अच्छे आधार के साथ संबंध शुरू हुआ था, वहां पे गैप कहां पे रह जाता है? क्या होता है कि इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भी हम ऐसी जगह पे अपने आप को पाते हैं कि समझ में नहीं आता कि हो क्या गया। कितनी ही जगह पे आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा देखने में आता है कि नहीं आता कि भाई भाई के बीच में मनमुटाव हो जाता है, भाई बहन, पति पत्नी, जनरेशन को तो बाद में लेके जाएंगे कि एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, लेकिन एक ही जनरेशन में भी साथ साथ कितना जो है रहना मुश्किल जब दिखता है, तो ऐसा लगता है कि इन चीजों को ये हुआ कैसे। ये सवाल अपने आप में उचित सवाल, किस किस को लगता है कि ये सवाल उचित है और इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है? भैया कैमरा घुमा दो, है ना, या हाथ खड़े रखे जरा। तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये हमारे को अपने अंदर में एक एस्टेब्लिश करने की बड़ी आवश्यकता है कि ये जिंदगी का महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारी जितनी भी पढ़ाई लिखाई हो गई, हमने 15 साल लगा लिए, 20 साल लगा लिए, हम बड़े अच्छे पद पे पहुंच गए, हमारा बहुत अच्छा पैकेज बन गया, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो है हम जिस तरह से अच्छे से अपने परिवार में जीना चाहते थे वैसा जीना नहीं बन पाया है और उसके लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो इसको फिर दूसरा सवाल ये बनता है, पहला सवाल याद रखिए, ये आप सब लोगों के लिए, गोष्ठी के लिए मुद्दा है कि ऐसी कहां पे चूक हो जाती है, ऐसा कहां पे किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे ध्यान नहीं रहता कि ये वाली घटनाएं जो है, जो दुर्घटना का रूप लेके हमारे सामने आती हैं, ये ऐसा हो जाता है। ये क्यों होता है? ये पकड़ में आएगा तो इसका समाधान निकलेगा, और अगर पकड़ में नहीं आएगा तो मेरा आप लोगों से सुझाव है कि इसके बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन, डिस्कशन, चर्चा करने की आवश्यकता है। इसके बाद में दूसरी चीज ये लगती है पूछने वाली या ध्यान में जाने वाली कि हम परिवार में जब जी रहे हैं तो परिवार में जीना एक मजबूरी है या हम परिवार में जीना चाहते हैं? परिवार में जीना एक मजबूरी है या हम परिवार में जीना चाहते हैं? तो ऐसे में जब मैं अपनी यात्रा को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा, कि हम लोग परिवार में जीना चाहते हैं। ये हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। हम भावनात्मक स्वरूप में जुड़े रहना चाहते हैं अपने संबंधियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, भाई बहन के साथ में और अपने माता पिता वाली पीढ़ी के साथ में। तो मजबूरी नहीं है, रहना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जैसे कि मैंने अभी अपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, तो जब मैंने उस उदाहरण को देखा तो मुझे इस चीज में कोई भी कठिनाई नहीं हुई और बड़ी आसानी से मुझे ऐसा अनुमान लगा कि जैसे स्वयं स्फूर्त विधि से मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं और एक बड़े लंबे समय तक उसका पोषण संरक्षण करते हुए माता पिता उनको बड़ा करते हैं, ऐसा भाव तो सभी माता पिता में होता रहा होगा। मैं कोई अलग से माता पिता तो नहीं है हम लोग। अगर मेरे में ये भाव आया है तो मेरे मम्मी पापा ने जब मेरे को पैदा होने के बाद में मुझे अपब्रिंगिंग दी होगी, मुझे बड़ा किया होगा, तो उन्होंने भी उसी स्नेह के साथ में, उसी अच्छे विश्वास के भाव में, उसी गाइडेंस के साथ में मेरे को भी बड़ा करने की कोशिश की होगी, और सब माता पिता ने ऐसे की होगी। तो ऐसा सब अच्छे भाव से शुरू करने की चाहना के बावजूद जो आसपास घटनाएं हो रही हैं, जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, तो कहीं ना कहीं पे चाहना के रूप में कमी नहीं है। मुझे ये बड़ी आसानी से, सहज रूप से स्वीकार हुआ कि चाहना तो सबकी बनी हुई है कि हम अच्छे से जी पाए अपने संबंधों में मधुरता के साथ में, लेकिन उसको जमीनी तौर पे उतारा कैसे जाए, उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों के पास में समाधान नहीं है। तो जब मेरा ध्यान इन चीजों की तरफ गया तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कमी है समझ में, और उसको कैसे पूरा किया जाए उसको देखने की आवश्यकता है अपने आप में।
तो ये जो चीजें हैं इन्हीं को हम यहाँ पे पूरे के पूरे दर्शन में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने परंपरा में कल्पना की है विश्व शांति की, वासुदेव कुटुंबकम की, यूनेस्को भी यही कहता है और हमारी परंपरा भी यही कहती है। लेकिन उसके बाद में जब हम तो अगर हम इसको देखें कि ये विश्व शांति भी कैसे आएगी, तो विश्व शांति, समाज में शांति, ये ज्यादा आसान चीज है या परिवार में शांति ये ज्यादा आसान चीज है? तो पहले परिवार में शांति आएगी, उसके बाद में विश्व शांति आएगी। परिवार में कलह क्लेश हो, मनमुटाव हो, आपस में सामंजस्य ना हो, और विश्व शांति की जो है हम कोशिश करें कि हम विश्व शांति ला पाएंगे, तो ये भी अपने आप में काफी बचकानी सी बात लगती है। जहाँ पे बचपन से ही और संबंधों का हम लोगों ने इतनी अच्छे आधार के साथ में शुरुआत करते हैं, वहां पे जब ऐसा लगता है कि शांतिपूर्वक जीना मुश्किल हो रहा है, तो विश्व शांति बाद में आएगी, पहले परिवार में शांति आएगी। तो परिवार में शांति नहीं आ रही है, उसके लिए क्या करना है, ये आप सब लोगों के लिए सोचने के लिए अभी के लिए मुद्दे हैं। दर्शन में इस चीज के जवाब है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि पहले आप लोग अपने इसके ऊपर डिस्कशंस करके देखें कि कहाँ पहुंचते हैं। तो इसी तरह से परिवार में भी रहेंगे, तो परिवार में भी जिस तरह से हम नॉर्मली अपना देखते हैं कि आयु रहती है, तो 3 पीढ़ी तो रहती है, और कहीं पे शादी जल्दी जल्दी हो जाए और जल्दी बच्चे हो जाए, तो कहीं कहीं पे संभावना ऐसे भी मान सकते हैं कि 4 पीढ़ी तक भी कहीं कहीं पे देखने को मिल सकता हो। तो ये 3 पीढ़ी में एक बचपन वाली पीढ़ी जो टीनेजर या उससे छोटे वाले, और उसके बाद में एक बीच वाली पीढ़ी जिसको हमारी वाली पीढ़ी कह सकते हैं। तो ये 3 पीढ़ी जब साथ में रहे, तो इनका परिवार में रोल क्या होगा? जैसे कि जब एक बच्चा, जैसे मैं अपने बच्चों के ही, मैं तो अपनी जिंदगी के एग्जांपल देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो मैं अपने बच्चों के साथ में, हम कहीं पे दिल्ली में जाते थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे कहीं जाना है, 20-30 किलोमीटर का रास्ता है और एक रास्ते पे जा रहे हैं, और वहां पे पता चला कि ट्रैफिक जो है वो ज्यादा मिला, तो हम सोचते हैं एकदम से कि गाड़ी दूसरे रास्ते से लेके चलते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि संजना ने एक बार मेरे को बोला, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को तो रास्ते नहीं याद रहते, हम बड़ों को रास्ते याद हो जाते हैं। तो संजना मेरे को कहती है, जैसे ही हमने रास्ता, पापा आपको ये सारे रास्ते याद कैसे रहते हैं? तो मुझे लगा कि भैया अच्छा, बच्चे के मन में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि बच्चे को रास्ते नहीं याद रहते। बच्चा देखता है कि मम्मी पापा बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बच्चे से नहीं चलता है, तो बच्चा मम्मी पापा में कुछ श्रेष्ठताओं को देखता है। बच्चा ऐसा कुछ देखता है कि मेरे मम्मी पापा और बड़े जो हैं वो कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि हम अभी बच्चे होते हुए नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उन श्रेष्ठताओं को स्वीकारता है और उस भाव के साथ में रहता है। एक आयु ऐसी आती है 20-25 साल की, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे भी वो सब कुछ कर लेते हैं जो उनके मम्मी पापा कर लेते थे। मम्मी पापा कार चलाते थे, बच्चे भी कार चला लेते हैं। मम्मी पापा पैसे कमाते थे, बच्चे भी पैसा कमा लेते हैं। अब मम्मी पापा की श्रेष्ठता कहाँ गई? अब किन श्रेष्ठताओं को पहचानेगा बच्चा तो श्रेष्ठताओं के भाव से रहेगा। वो श्रेष्ठताएं क्या होगी? सिर्फ बच्चे का शरीर के रूप में ध्यान रखा था, तो अब बच्चा बड़ा हो गया और मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए, तो उनके शरीर का ध्यान रख लिया। क्या इतना ही संबंध का मतलब? क्या संबंध का आधार शरीर का ध्यान रखना है, या संबंध का आधार इससे कहीं आगे जाता है? कहा जाता है? ये भी एक सोचने का मुद्दा, क्योंकि जब तक हम संबंध के आधार को नहीं पहचानेंगे, संबंध हम अच्छे से जी पाए, ऐसा होना मुझे काफी कठिन सा लगता है, काफी मुश्किल लगता है। तो संबंध को किन आधार पर पहचाना हुआ है? हम अपने जिन हम सब परिवारों में जी ही रहे हैं, हम परिवारों में जीते हुए शरीर के आधार पर संबंध को स्वीकारे हुए हैं, सुविधाओं के आधार पर संबंध को पहचाने हुए हैं, स्वीकारे हुए हैं, या इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनको हमारे से बड़े भी उस आधार पर जी पा रहे हैं, तो हम भी उनसे उनकी उस श्रेष्ठता को देखते हुए, उस श्रेष्ठता को पहचानते हुए हम उनसे वो चीज भी ग्रहण कर पाते हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि
यंगर जनरेशन में भाई बहन में लड़ाई होती है या बीच वाली पीढ़ी में पति पत्नी में लड़ाई होती है, तो बड़े लोग कहते हैं कि भैया प्यार से रहो। अभी कई बार बच्चे खुल के बोल देते हैं और कई बार बोलते नहीं है, मन में भाव ऐसा ही रहता है भैया प्यार से तो आप भी जीते हुए नहीं दिख पा रहे, तो यहाँ तो आप चुप ही रहो। तो बड़े लोग जो है वो प्यार से जीते हुए दिखेंगे, वो अच्छा जीता हुआ अपने घर में मॉडल दिखा पाएंगे, तो उनकी श्रेष्ठता नीचे वाली जो अगली पीढ़ी आ रही है वो उसको स्वीकार करेगी और उनकी श्रेष्ठता और उनका सम्मान और उनका रुतबा बना रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर सिर्फ धन के आधार पर, शारीरिक बल के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर, इन चीजों के आधार पर अगर संबंध बना है और घर में कुछ कुछ ऐसी परंपराएं बन जाती हैं, तो फिर जो है वो अगली पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं पे ऐसा लगना शुरू होता है, फिर वो जनरेशन गैप के रूप में सामने आता है, ऐसा मुझे लगता है। आप सब लोग भी इस बारे में अपने अपने ग्रुप्स में और अपनी अपनी जिंदगी में जांच करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक काफी बार शिकायत ऐसे आती है, मुझे लास्ट बिंदु लग रहा है, इसकी बात रख के मैं अंकित भाई के लिए आगे कहूँगा कि वो बात रखें। तो लास्ट चीज ये आती है कि जब श्रेष्ठता बड़ों की नहीं दिखी कहीं कहीं पे, अगर ऐसा हो गया कि जिस प्यार के साथ में यंगर जनरेशन से उम्मीद की जाती है कि संबंधों की मधुरता के साथ में रहे, उस संबंधों की मधुरता को पहले वाली पीढ़ी भी दिखा नहीं पाई, तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम क्या सिर्फ उनसे शिकायत करते रहे? जो उन्होंने जो कुछ भी किया, क्या उसको नकारते हुए अपमानजनक तरीके से हमारा व्यवहार हो जाएगा, या हमारे पास में कुछ दूसरा मॉडल भी है? ये भी एक सोचने का मुद्दा है कि अगर कहीं से वो जिस समझ की हमें उम्मीद थी, जिस प्यार की, जिस गाइडेंस की उम्मीद थी, वहां पे अगर कुछ कमी रह गई, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो मैं पर्सनली अपनी जिंदगी में इसको ऐसे देखता हूँ कि आज से पिछले 50 साल की हम साइंस ने जितनी तरक्की की, जितनी तकनीकी प्रोग्रेस हुई, अगर हम उसको देखें तो आज जितना मेडिकल साइंस ने जितने इनोवेशंस कर लिए, जितने हमारे इन्वेस्टिगेशंस के तरीके, एमआरआई, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरेज और सर्जरी के तरीके आज हमारे पास में उपलब्ध हैं। आज से एक पीढ़ी पहले या 2 पीढ़ी पहले तो वो तरीके उपलब्ध नहीं थे। तो जब वो उपलब्ध नहीं थे तो तब उन पीढ़ियों ने क्या किया? तो उनको विरासत में वो चीज, वो तरीके नहीं मिले थे। आज हमारी पीढ़ी तक, जब तक हम कॉलेज में थे तब तक मोबाइल फोन्स नहीं थे, एक ही पीढ़ी निकली, अब मोबाइल फोन्स आ गए। तो हमारी पीढ़ी ने या हमसे पिछले वाली पीढ़ी ने क्या किया कि जो चीजें नहीं थी उन पे फोकस किया और वो चीजों की मेहनत करके उपलब्ध करा दी, और उपलब्ध करा के अपने बच्चों के लिए भी हमेशा के लिए उपलब्ध कर दी। तो अगर हमारे को कभी ऐसा भाव आए कि ये संबंधों की मधुरता, संबंधों का ज्ञान, ये हमारे को पिछली पीढ़ी से नहीं मिला, तो हम इसको एक अवसर के रूप पर, एक चैलेंज के रूप में भी देख सकते हैं, और हम इस ज्ञान को और इस समझ को अपनी जनरेशन में विकसित कर पाए, एक लिविंग मॉडल दिखा पाए। जब आप लोग युवावस्था में हैं, आने वाले कुछ लोगों के अपने परिवार होंगे, कुछ के आने वाले समय में बनेंगे, और आपके बच्चे जब होंगे तो उस समय उनको आप वो वाला श्रेष्ठता का मॉडल अपनी आखिरी सांस तक दिखा पाएंगे, तो आपका सम्मान और रुतबा और घर में जिस तरह की हम परंपरा चाहते हैं वो परंपरा बनी भी रहेगी और मजा भी खूब आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो आपको खूब शुभकामनाएं। आगे की बात के लिए मैं अंकित जी को धन्यवाद अंकल जी। मुझे बहुत मुद्दे क्लियर नहीं हुए थे, तो जो मुद्दे मुझे क्लियर नहीं हुए थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, चर्चा करना शुरू की। तो कभी कभी क्या समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो भी एक संबंध का मुद्दा बन जाता है। तो हम सब बैठ के चर्चा कर रहे थे क्या समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरा फिर ये भी ध्यान जाता है कि सामने वाले को भी समझ नहीं आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है, दोस्तों को समझ नहीं आ रहा है, ऐसे करके काफ़ी सारी चर्चाएं होती थी। तो उसमें बहुत सारे कुछ ऑब्जर्वेशंस भी निकले। मेरे लिए काफ़ी अच्छा वो 3-4 साल था जब मुझे लगा कि ग्रुप के साथ काम करते करते, चर्चा करते करते, सबसे जो आप लोग भी लगे होंगे ऐसी चर्चाओं में, दूसरों से बात करते करते अपनी स्पष्टता बहुत बढ़ जाती है। तो मेरी स्पष्टता काफ़ी बढ़ी। तो उन कुछ एक्सपीरियंसेस के आधार पर कुछ बिंदुओं को रखूंगा
ये बिंदु ऐसे हैं जिन पे हम लोग आज और कल बातचीत और करेंगे, पर आज उनके ऊपर कुछ ध्यान आकर्षण है ताकि आपकी चर्चाएं इनके आधार पर ठीक है। कुछ 2-3 स्लाइड्स ही थी बस बिंदुओं के साथ, तो उन्हीं के साथ शुरू करेंगे। तो पहला बिंदु ये है कि जैसे संजीव भाई ने पूछा, संबंधों में अभी रिलेशनशिप्स में हम लोग रिलैक्स्ड है, मजे में है कि बस अभी झेल रहे हैं? तो क्या लगता है ओवरऑल संबंधों को देखें, रिलैक्स्ड है, मजे में, दोनों को मजा आ रहा है कि बस अभी चल रहा है, गाड़ी चल रही है बस? क्या लगता है बताइए, तो जोर से बोल लीजिए। दोनों होता है, ठीक है। और कुछ किसी का लगता है एक ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है? गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तेज चल रही है, पूरा वेरिएशन है। कोई भी आप संबंध उठा लीजिए, हाँ, उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको सुनने को तो मिलेगा। जैसे मैं पूछूं माता पिता और बच्चे संबंध के बारे में क्या मान्यता है? ये संबंध हमेशा अच्छा रहता है कि एक समय बाद खराब हो जाता है? क्या बात सुनने में आती है कि माता पिता का संबंध, संजीव मैंने कहा बचपन में अच्छा रहता है, आगे जाके ये पता नहीं कैसा हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, वो व्हाट्सएप पे बहुत जोक्स भेजता था। जिस दिन शादी हुई उसके बाद शादी के ऊपर जोक्स भेजना शुरू हो गया। मैंने उससे पूछा तुम्हारी पत्नी को पता है कि नहीं पता? और कितने जोक्स अभी बस जोक्स हैं, और वो जोक्स से हमारी मानसिकता बन रही है कि हमारी मानसिकता से जोक्स बन रही है, ये भी नहीं पता। कितनी बार शादी के बाद यही सेट हो चुका है तो बनने तो वाली है ही नहीं। कितनी बार हम पहले डिसाइड कर ली कि माता पिता तुम लोग को समझने वाले है ही नहीं। बाहर क्या चल रहा है, ये तो उसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसमें तो बहुत ध्यान चला जाता है। मैं जो प्रस्तुति करना चाहूंगा उसमें ये कहूंगा कि बाहर जो चल रहा है उसको देखते हुए अपने अंदर क्या चल रहा है ये हमको कितना पता है। तो संबंधों की आवश्यकता क्या है, हर संबंध के बारे में कितनी सारी मान्यताएं हैं, इन सबको देख के चलते हैं। तो पहले संबंधों में कुछ बिंदु हैं, क्वेश्चंस हैं, आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, अभी भी हैं। हमको क्या क्लियर है कि हम संबंधों में चाहते हैं क्या है। एक घटना मेरे को याद आती है, और एक घटना मेरे लिए मतलब कुछ घटना ऐसे होती है ना जिसके ऑब्जर्वेशन से लगता है कि अपने अंदर वो हो चुका है, काफी अंदर एक शिफ्ट आया है। सबका ध्यान पीपीटी पे, तो वो 1 मिनट पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो बस कुछ बिंदु में बात करूँगा कि संबंध में हम क्या चाहते हैं, हमको क्लियर है कि नहीं है। अच्छा लगना बुरा लगना संबंधों में कब होता है, और एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं कि नहीं होती, वो क्या है, और अपेक्षाएं सबकी एक है कि अलग है, और एक्सपेक्टेशन सेम और डिफरेंट फॉर एनीवन। तो संबंधों को क्या चीज को कितना क्लियर है कि नहीं है। मैं एक एनजीओ के ट्रिप पे लद्दाख गया था। लद्दाख में हम लोग एक दिन एक दूर के एक लेक पे घूमने के लिए गए। मैं शायद 20-22 साल का था, और तब वहाँ की कुछ स्कूल के लड़के लड़कियां उस एनजीओ की थी, हम सब साथ में गए थे। वो सब मुझसे छोटे थे लगभग। एक तरफ सिंगल सीट थी जहाँ कुछ लोग बिना बताए सीधे लोग बैठ गए, जैसे मैं उस वक्त सीधे था, और बाकी सारे बच्चे 2-2-3-3 वाली सीटों में बैठ गए। एक तरफ सिंगल सीट थी, एक तरफ डबल थी। मैं सिंगल वाले में बैठा हुआ था। एक जगह चाय ब्रेक हुई, मैं गाड़ी से उतरा, बाकी लोग भी उतरे, और मैं लास्ट में चला। जब मैं लास्ट में चढ़ के सीट की तरफ गया तो एक यंग लड़की मेरी सीट पे बैठी हुई थी। आपको क्या लगता है मुझे तब कैसे लगा होगा? अच्छा लगा होगा कि बुरा लगा होगा? बुरा लगा होगा। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बुरा लगा कि मेरी सीट पे बैठ गई। मुझे और बुरा लगा, मुझे पता नहीं चला मैं करूँ क्या, इसको कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ। मैं पीछे जाके बैठ गया। उसके बाद 1 घंटा में इस घटना पे सोचता रहा, पता नहीं पूरा ध्यान वहां चला गया। तो मैंने मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, सोचना शुरू किया। तो मैं सोचता रहा। फिर मैंने सोचा ये लड़की ने मेरी चेयर क्यों ली। दूसरा, अगर ये मुझसे पूछती तो मैं इसको दे देता, अगर मुझसे पूछती तो मैं उसको दे देता। तो फिर मैं अचानक ये लाइन मन में बोल के मैं हंस पड़ा अपने आप से। अपने आसपास के लोगों ने क्या सोचा, मुझे हंसी आ गई कि मुद्दा तो चेयर का एक्चुअली था ही, क्योंकि अगर चेयर का मुद्दा हो तो मैं नहीं देता। मुझे लगा कि अगर मुझसे पूछती तो बोलता बिल्कुल बैठ। मुद्दा था, मुझे लगा उसने एक्चुअली मेरा शायद सम्मान नहीं किया। वो सही था गलत था देख सकते हैं। सम्मान क्यों नहीं किया? मैं जिस चेयर पर बैठा था मैं उससे बड़ा था। अगर वो मेरी चेयर लेना चाह रही थी, मुझे अगर वो पूछती तो थोड़ा मैं रिस्पेक्टेड फील करता, मैं बोलता बिल्कुल ले। मतलब मेरे लिए ये घटना संबंधों को समझने में एक बड़ी घटना मेरे रही,
क्योंकि मुझे तब लगा कि संबंधों में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है यही हमको क्लियर नहीं। एक्चुअली चाह कुछ और रहे हैं पर ध्यान कहीं और चला गया। तो वो सीट का मुद्दा नहीं है, कितनी जगह पे किस चीज का मुद्दा नहीं, पर है क्या मुद्दा फिर, मतलब एक्चुअली अपेक्षाएं हैं क्या। तो एक पॉइंट ये है कि इज इट क्लियर व्हाट वी वांट इन रिलेशनशिप्स, हमको ये क्लियर है कि नहीं। दूसरा, एक एक्सरसाइज मैंने बहुत जगह कराई है और एक्सरसाइज के लगभग यही परिणाम आते हैं। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कितने लोग हैं जिनको लगता है कि लोग हमको नहीं समझते। हाउ मेनी ऑफ अस फील दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड अस, हमारे दोस्त, माता पिता, सोसाइटी हमको नहीं समझते। हाँ, तो आप भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, कितने लोगों को लगता है कि लोग हमको समझते नहीं है एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। उठाइए हाथ, उठाइए। अभी जिन सबने हाथ उठाया है, अब ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्या अपने आप को समझते हैं? अब हाथ उठाइए। मैं ये सोचता था मैं क्या चाहता हूं मुझे नहीं पता, सामने वाला को मैं नहीं बताया कि मैं क्या चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कुछ रहस्यमय तरीके से उसको पता चल जाए कि मुझे क्या चाहिए। ऐसा होता है? इट्स नॉट क्लियर टू मी कि मुझे रिलेशनशिप में क्या चाहिए, मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता, पर मैं अपेक्षा रखता हूं कि मेरा मन हर आधा घंटा बदलता रहता है और सामने वाला समझ जाए कि इस वक्त मेरे मन में क्या है। ये मेरे साथ तो बहुत घटता है, अभी भी घट रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको भी अपेक्षाएं क्लियर नहीं है, तो उसको कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो सामने वाला भी नहीं समझ पाता। पर यह है कि बिना बताए हम सब समझ जाए कि दूसरे को क्या चाहिए। ये मुझे ये स्थिति चलती कि नहीं चलती, इसको भी थोड़ा हमको देखना चाहिए। उसी के साथ संबंध में हमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है ना? कभी गुस्सा आता है, कभी चोट पहुंचती है, कभी अच्छा लगता, कभी खुशी हुई, तो ये कब होता है? तो एक चीज मुझे लगता है कि अगर आप चर्चा करें ऐसी क्या चीजें हैं जब वो मेरी पूरी होती हैं तो मुझे लगता है कि संबंध में मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा लोगों ने जो भी हो सकता है, मुझे रेस्पेक्ट किया, मुझे ट्रस्ट किया, जो भी हो सकता है। और अगर बुरा लगा तो क्यों लगा? चोट पहुंची, गुस्सा आया, गुस्सा भी आता है क्योंकि लगता है कुछ होना चाहिए था, नहीं हुआ, चोट पहुंची, लगा किसी ने ठीक से बात नहीं करी, तो ये सब हमारे साथ घटनाएं तो घट रही है। कल हमारी चर्चा भी चल रही थी, हमारा बहुत सारा ध्यान अभी घटनाओं पर है, पर घटनाओं से थोड़ा सा अंदर अगर हम देख पाए कि बिहाइंड दीज इवेंट्स एक्चुअली चल क्या रहा है, तो अच्छा लगना, बुरा लगना संबंध में कब होता है, इस पर अगर हम ध्यान दे पाए, इसके कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, व्हाट इज बिहाइंड इट, क्या ये भी हमको क्लियर है कि नहीं। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन है कि वो मुझे खुश रखें, क्या मुझे ये क्लैरिटी है कि मैं किस चीज से खुश रहता हूं? और अगर क्लैरिटी होती है तो मुझे लगा संबंध में स्थिति में आते कि दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए। तीसरा है, संबंधों में कुछ अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस है तो वो क्या है? और अगर मैं आपसे पूछूं संबंधों में, रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड वाइफ हो, दोस्त हो, माता पिता हो, दोनों खुश रह सकते हैं कि एक खुश रह सकता है? क्या लगता है? Is mutual happiness possible in relationships or not? संबंधों में दोनों खुश रह सकते हैं कि एक खुश रह सकता है? क्या लगता है? और हमको अभी कोई करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं देना, हमको लगता क्या है, हम आसपास देखें, अपने आप को देखें, तो अभी हमारी मान्यताएं क्या बन रही है? दोनों लोग खुश रह सकते हैं संबंधों में कि एक खुश रह सकता है? दोनों। इसको थोड़ा टटोलें कि बहुत सारी हमारी ये भी हमारी मान्यता बन रही है कि खुश तो एक ही रह सकता है, अगर दोनों लगता है तो बढ़िया है। संबंध में हमारी चाहना क्या है? दोनों खुश रहे कि एक खुश रहे? दोस्त हो, हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, डू वी वांट बोथ ऑफ अस टू बी हैप्पी और ओनली वन टू बी हैप्पी? चाहना क्या है? क्या चाहना क्या है? दोनों की। तो संजीव भी बात कर रहे थे कि चाहना हमारी क्या है, हम क्या कर पा रहे हैं, इसकी भी थोड़ा गैप को अगर हम देखें तो संबंधों में समझ में लगता है आपकी जो पहली चर्चा होगी, अगर उसमें ये बिंदु भी आ जाए कि कोर में हम चाहते क्या, हमको कितना क्लियर है। समाज में सुनने को बहुत मिलते हैं, बहुत सारे जोक सुनने को मिलते हैं, पर कोर में क्या चाहते हैं अगर मुंह क्लियर करता है। एक बड़ा हॉट टॉपिक है शादी। शादी के पहले सिर्फ पहले बात बनती थी, आजकल शादी के पहले बहुत कुछ होता है। लड़का लड़की एक दूसरे को या तो फैमिली फिक्स करती हैं या फिर आपस में मिलकर दोनों बातचीत करते हैं, कुछ साथ साथ में देखते हैं एक दूसरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शादी मैं भी सबसे नहीं पूछूंगा क्योंकि सबके बहुत अलग अलग फीलिंग्स हो सकते हैं इसके बारे में, पर शादी की आवश्यकता है कि नहीं, एक क्वेश्चन। तो मैं एक प्रयोग शेयर करता हूँ एक्सपेक्टेशंस की देख करने के लिए। बहुत जगह
यूथ में कम से कम मैंने कुछ शहरों में जब एक्सपेरिमेंट किया था, मैं लोगों से पूछा था शादी करना चाहते कि नहीं चाहते, डू वी वांट टू गेट मैरिड और नॉट। आपको क्या लगता है क्या जवाब आया? कुछ का हाँ, कुछ का नहीं। ज्यादा लोगों का नहीं भी आया उम्र के हिसाब से। 20 बार लगता है कि बिल्कुल नहीं, 25 पे सोच सकते हैं, 28-29 तक फिर लगता है कि हाँ यार देख सकते हैं, 32-33 तक लोग बोलते कोई भी मिल जाए, ऐसे करके पूरा एक रेंज दिखता है लोगों का। पर जो ऑब्जर्वेशन मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अभी किसी शादी जैसी चीज को एक सोशल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। हमारे बहुत तर्क है इसके बारे में। जानवर तो शादी नहीं करते, तो जानवर तो कपड़े भी नहीं पहनते, जानवर तो भाषा भी उनकी एक ही रहती है, हम लोग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल आसपास देख लेते हैं। दूसरे को देख के कितना अपना सेट होता है एक चीज है, अपने अंदर क्लैरिटी की नहीं क्लैरिटी, इसके बारे में फोकस करें। तो 2 क्वेश्चन बहुत जगह पे मैंने पूछे। एक, शादी करना चाहते कि नहीं चाहते, काफी लोगों का हाँ आता है, काफी लोगों का ना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियनशिप या साथी चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसके साथ हम शेयर कर सकें। आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर आता है? सबका हाँ आता है। यहाँ भी आप लोगों का होगा, एक पूछने का इतना समय नहीं है, पर सब लोगों का हाँ आता है। तो इसके बाद ध्यान जाता है कि अभी एक मैरिज एक रिलेशनशिप है, और उसके कोर में क्या है, कंपेनियनशिप की नीड है। पर अभी हम लोग शादी को भी देख नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत आसपास देख के हमको कंफ्यूजन हो चुका है। पर अपनी कोर नीड को देखिए, कंपेनियनशिप की नीड है कि नहीं, फिर सोशली उसकी रेलेवेंस क्या होती है, बच्चे जब होते हैं तो क्या इजी रहता है, उसके बाद फिर जो मैरिज का स्वरूप या शादी का स्वरूप ऐसा निकलता है, तो उसके बाद बाकी क्वेश्चन उत्तर थोड़ा शुरू होते हैं। पर पहले अपने कुछ कोर क्वेश्चंस को अगर हम आंसर करें तो इसके बारे में हम फिर आंसर्स आगे ला सकते हैं। सेकेंडली है कि लाइफ पार्टनर या शादी का चॉइस या डिसीजन कैसे है। इस पर बहुत लोगों की बहुत सारी रातें उठती हैं, लगभग सबकी उठती जाती हैं। तो अलग अलग लोगों ने निकाले हुए कि शादी का क्या है। तो मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे कि लाइफ पार्टनर चूज करने के क्या वो होने चाहिए आधार या पैरामीटर। आप सबने कुछ कुछ सोचा होगा, सुना होगा, वहीं से बोल दीजिए क्या क्या सोचा है, सुना है। लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए क्या फैक्टर्स ध्यान रखने चाहिए, बताइए। क्या? एक्सीलेंट। एक्सीडेंटल मतलब आप कैसे भूकंप या वो होता है ना फिल्मों में मिलोगे, चिड़िया बजेंगी, चिड़िया बढ़ेंगी, ये वाली। तो एक तो ये है कि शादी पे बहुत प्रेशर है, रोमांटिक रिलेशन बहुत प्रेशर है। एक तो लगता है कि ये बहुत विशेष घटना है और ये कुछ कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, जब ये होगा तो मुझे भी दुनिया को पता चलेगा। तो ठीक है, एक एक्सीडेंट है। और आप फिर से आप खाना जवाब सहज रूप में एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं आपकी। पूर्णता पूर्णता को प्राप्त करना, ठीक है, ठीक। इन सबके और भी क्लैरिफिकेशन निकाल सकते हैं। और बताइए, आपने सुने होंगे बहुत सारे शादी लाइफ पार्टनर के लिए क्या फैक्टर्स हमको ध्यान देने चाहिए, बताइए। सेम हॉबीज, बढ़िया। और बताइए। सेम थिंकिंग, ठीक है। पीछे थोड़ा जोर से। प्रकृति में संतुलन बना रहे, शादी जरूरी है। प्यार तो बननी चाहिए। बहुत बढ़िया। और कुछ पीछे से आप कुछ कह रहे थे? एक मिनट। कंपैटिबिलिटी का, कंपैटिबिलिटी मतलब थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। ठीक है, तो एक ही कंपैटिबिलिटी रहे, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है सामने वाला जो दे सकता है उसके बीच में तालमेल, ठीक है, एक ये और फैक्टर है। और कुछ? हाँ, so I think yeah, even even from Canada and European answer, what are the factors we think are good in choosing a life partner? Like what are the factors we have heard or we think make sense? What are the things? Financial position, okay. Can you just stand up, speak Spencer, voice will be louder. Looks. उसने looks बोला ही नहीं अभी। Okay, dreams, okay. Beliefs, alright. Beliefs की हमारे जो सोच विचार हो एक तरीके की हो, जो हमारी मान्यताएं हो या आस्था हो, some belief system should be similar. और कुछ जो अभी तक नहीं आया? Mutually enriching, ठीक है, दोनों में कुछ growth enrichment हो। आप बात करें। लक्ष्य में समानता होने, एक लक्ष्य बताइए जो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे। एग्जाम्पल
हम ऐसा चाहते हैं कि जो हम समझते हैं वो हम ही ना समझे, हम दूसरों को समझाए। तो ऐसा लग सकता है। खुल के कुछ करें। attraction of root also and some personality. ठीक है, तो अट्रैक्शन कह रहे हैं एक तो फिजिकल में भी है, कुछ क्वालिटीज का भी है, कुछ गुण का भी है, रूप में भी है, गुण में भी है। ठीक है, और कुछ लड़की होनी चाहिए। हाँ, लड़की होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं, और थोड़ा निकालिए, क्योंकि क्या है ना, हम ना एक बार हंस तो सकते हैं, पर हमको ये नहीं पता कि इन्होंने भी कब अपने अंदर हमारे अंदर इनकी जगह बना ली, और वो चैन के टाइम आता है। एक दूसरे के सम्मान और रिलेशनशिप के लिए डेडिकेशन। बढ़िया, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये जो बिंदु हम शेयर कर रहे हैं, ये 2-3 जगह से आते हैं। एक है, हमने समाज में इनको सुना है ना, जैसे लोग कहेंगे देखो बेटा, अगर समान दर्जे के लोग की शादी नहीं होती तो शादी सफल नहीं होती, या फिर एक चीज नहीं सोचते, ऐसे करके बहुत सारी मान्यता हमने सुनी। दूसरा है, कुछ हमने सुनी नहीं है, देखी। जैसे आसपास मैंने देखा है, अपने माता पिताओं में, अपने संबंध में, अपने उसको लेके कुछ I have some deductions, I have some observations। और तीसरा है, मैंने अपने अंदर कुछ सोचा हुआ है, अपने अंदर मेरी कोर चाहना क्या है, मेरे अपने कुछ निष्कर्ष बने हुए हैं, जो हो सकता है कि आसपास समाज जो बोल रहा है, जो आसपास लोग कर रहे हैं, उससे भी आगे। So broadly, I think there are 3 kind of inputs. One is from society, what we keep hearing. There could be beliefs or misbeliefs. Second is what we see, what we've seen in our lives, very close relationships between our parents, between ourselves, around us. And third is the conclusions we have drawn, or some internal thinking I have. Some of our internal thinking could be part of what is happening around, it could not be part of. हम कोई ना कोई आधार पे तो सोचते हैं, पर वो आधार क्या है हमको भी पता है कि वो नहीं पता है। ये एक चर्चा करने की अहम बिंदु हो सकता है। तीसरा एक ये है कि विवाह या मैरिज या रोमांटिक रिलेशनशिप ऐसी चीज हो चुकी है जहाँ लगता है कि ये होने के बाद लाइफ पूरी की पूरी सेट है, और कुछ साल बाद आदमी बोलता है कि उसके पहले पूरी लाइफ सेट थी। तो और ये भी कि मजाक का तो बिंदु बन ही जाता है, पर ये भी देखें इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये हमको कितना क्या है, व्यक्ति से एक्सपेक्टेशंस क्या है, इससे एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो समवेयर एक क्वेश्चन जो लगता है कि हम लोगों पे ड्वेल करना चाहिए कि क्यों, कि विवाह को मैं सोच रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है, अगर मैं साथी चुनना चाहता हूँ तो क्या हो, और मेरी आवश्यकता क्या है। और मैंने तो बहुत लोगों से बात करी शादी करने से पहले, बहुत सारे डाउट्स भी थे। मैं पहला व्यक्ति था अपने परिवार में, भाइयों में, दोस्तों में, जिसकी पहली हो रही थी। जिसका पहले होता है उस पर अलग बीतती है, सब उसको बताते क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बहुत सारा आता है, आपस में माहौल बन जाता है तो काफी होता रहता है। पर आई थिंक मान्यता समाज में बहुत है, अपनी क्लैरिटी बने इस पर भी एक बार चर्चा हो, आधार पे हो, और इसकी नीड या रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज नीड रिक्वायरमेंट, एंड ओनली एट अ पर्सनल लेवल, कि जब हम परिवार को भी देखते हैं अलग अलग सेटिंग में क्या ठीक लगता है, आगे जाके बच्चों के साथ क्या ठीक लगता है, उस समाज में कैसा हमको लगता है कि व्हाट इज मोर कंड्यूसिव। ठीक मतलब मॉरली नहीं, ठीक मतलब हमको अप्रोप्रिएट क्या लगता है, जो म्यूचुअली करेक्ट है। तो अभी कुछ काफी बातचीत हो चुकी है, तो कुछ बिंदु पर मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं पे अगर आपका ध्यान जाए। तो विवाह पे एक अपने पॉइंट जोड़ना था कि रोमांटिक रिलेशनशिप में शादी अभी ऐसा हो चुका है जहां आपको लगता है कि सारी हमारी एक्सपेक्टेशन उसी से पूरी हो, सारे के सारे। तो ये भी देखिए कि हमारी जो अपेक्षा है वो मल्टी डायमेंशनल है कि एक रिलेशनशिप की है। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे रिलेशनशिप में पूरी होती हैं कि एक में पूरी होती है, ये भी एक चर्चा का मुद्दा है। तो कुछ क्वेश्चंस जो संजीव ने, दीपिका और मैंने रखे हैं उनको मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि एक तो संबंध मजबूरी है या जरूरत है, इज इट माई नीड और इज इट अ कंपल्शन, डू आई हैव टू लिव इन रिलेशन बिकॉज़ आई वाज बोर्न ऑन इट, मतलब वो झेलना झेलाना है कि एक्चुअली चीज अच्छी हो सकती है पर शायद मैं उसको नहीं करता। जैसे अगर मैं ये कैमरा चलाना शुरू करता हूँ और ये कैमरा में बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या मानता हूँ सारे कैमरा खराब हैं, या मैं देखता हूँ कि ये कैमरा में खराब है, बाकी कैमरा को मैं समझ पाता हूँ। तो इसी में देखें कि एक ही ऑब्जर्वेशन के दायरे से हमारे निष्कर्ष निकल रहे हैं कि हम गहरे रुक के भी सोच पा रहे हैं। सेकेंडली, झेलना झेलाना ही होता संबंधों में या हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी भी है। तीसरा, संबंधों में खुश कब होते हैं, नाराज कब होते हैं, इस पे भी अगर हमारा ध्यान जाए, क्या पूरा हो रहा है, क्या पूरा नहीं हो रहा है, इसके कारण हम कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन, म्यूचुअल हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी है कि या सिर्फ इंडिविजुअल हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी।
कई बार लोग आपको बोलते हैं, और इसी को आप देखेंगे समाज में जब आप काम करने जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं देखो यार समाज बाद में, पहले अपने आप को देख लो। या अगर आपने समाज पे ध्यान दिया तो मतलब हम घर को ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो समाज में भागीदारी होगी या घर में भागीदारी होगी। पर क्या ये दोनों संभव है? क्या पॉसिबल है कि रिलेशनशिप फैमिली में ही फुलफिल हो और सोशल पार्टिसिपेशन भी हमारा बना है? ये भी क्वेश्चन मार्क्स है। और मुझे भी अभी याद है, मैं तो इस मान्यता के साथ बड़ा हुआ कि परिवार आपको अच्छे काम करने से रोकता है। मैं तो बहुत कुछ, मैं गहरा व्यक्ति हूँ, बड़ा काम करना चाहता हूँ और ये तो मेरे को रोकेगा ही, तो मैं वेट कर रहा था कि मुझे रोके और मैं अपने आप को साबित करता हूँ। पर ये मान्यता है हमारी कि ये सही है, इसमें थोड़ा हमारी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है, और आई थिंक लास्ट एक पॉइंट है जिसपे हम लोग एक चर्चा कर सकते हैं कि जब भी हम चर्चा कर रहे हैं आज ये आ जाए कि संबंध क्यों, व्हाई डू आई वांट टू बी इन रिलेशनशिप्स। इनकी समझ में मजबूरी है या मेरी नीड है, उसको मैं समझाऊं कि नहीं समझाऊं, मेरी मूल चाहना क्या है, व्हाट इज माय फंडामेंटल डिजायर इन रिलेशनशिप्स, डू आई वांट म्यूचुअल हैप्पीनेस और डू आई ओनली वांट वन पर्सनस हैप्पीनेस। और स्थितियां परिस्थितियां ऐसे बन गई जब दोनों का हो नहीं पा रहा है कि हो भी सकता है। तो इन मुद्दों पे बातचीत करें। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी चीजें हमको सोसाइटी से तो मिल रही हैं, इनको क्या हमने टटोला है कि इनको हमने नहीं टटोला है। तो इन मुद्दों को लेकर अगर हम चर्चा करें, 3 प्राइम स्पेसेस में हमने बात करी। एक स्त्री पुरुष समानता में दीपिका ने बात करी, संजीव मैंने फैमिली के स्ट्रक्चर पे बात करी और फैमिली में रिलेशनशिप की नीड, और मैंने इसको समराइज किया विद अगर मैरिज या शादी के रिलेशनशिप को अगर हम देखते हैं, अगर ये कि इन पर अच्छी से चर्चा हो पाए तो उसके आगे हम बिल्ड कर पाए। सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए